जोहार झारखंड, जोहार पाकुड़ विधानसभा। आज हम बात करेंगे अपना पाकुड़ विधानसभा के बारे में। आज पूरा डिटेल्स में हम बात करेंगे पाकुड़ विधानसभा सभा के बारे में कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्या क्या इश्यूज है। बहुत सारा मुद्दे हैं, बहुत सारा इश्यूज है जिसपे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तो आज इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहे तो आपको पता चल जाएगा पाकुड़ विधानसभा के बारे में। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो स्पेशल पाकुड़ विधानसभा के जनता के लिए है। पाकुड़ विधानसभा का सीट बहुत ही ज्यादा हॉट सीट बन गया है क्योंकि अभी त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ है अकील अख्तर साहब जो समाजवादी पार्टी से आज उसे टिकट मिला, और एक तरफ है इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से निशात आलम, और एक तरफ है आजसू पार्टी की ओर से टिकट मिला है अजहरुल इस्लाम को। पाकुड़ विधानसभा में इस बार बहुत ही तगड़ा फाइटिंग होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तीनों कैंडिडेट में से दो नए चेहरा है। निशात आलम जो पहली बार इलेक्शन लड़ रही है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और आजसू पार्टी के अजहरुल इस्लाम जो नए चेहरा है वो। और अकील अख्तर ऑलरेडी एमएलए रह चुके हैं पाकुड़ विधानसभा से 9 से लेकर 14 तक। पाकुड़ विधानसभा ना कांग्रेस का गढ़ रहा है। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि पाकुड़ विधानसभा से कौन कितने बार यहाँ से चुनाव जीते हैं। माननीय आलमगीर आलम साहब 2000 में इलेक्शन जीते हैं, वहां से 2005 में इलेक्शन जीते हैं पाकुड़ विधानसभा से। 2009 में अकील अख्तर साहब वहां से इलेक्शन जीते हैं आलमगीर आलम साहब को हरा के। और उसके बाद फिर 2014 में फिर अकील अख्तर को आलमगीर आलम साहब हरा दिया। और उसके बाद फिर 2019 में आलमगीर आलम रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीता था। वर्तमान विधायक आलमगीर आलम साहब को सबसे ज्यादा वोट मिला था, 1,28,218 वोट मिला था। और उसने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बेनी प्रसाद को 65,108 वोटों से हराया था। आजसू पार्टी की तरफ से कैंडिडेट था अकील अख्तर साहब, 39,444 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को 63,110 वोट मिले थे 2019 का चुनाव में। 2019 में टोटल पाकुड़ विधानसभा का वोटर्स था 2,47,227 वोटर्स था टोटल। नोटा में जो वोट पड़ा था 2,644। आलमगीर आलम साहब वहां से 4 बार विधायक बने हैं और अकील अख्तर साहब 1 बार विधायक बने हैं। 2024 इलेक्शन बहुत ही ज्यादा टफ है। मैं खुद नहीं बता सकता कि वहां से कौन कैंडिडेट निकलेगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, कांटे की टक्कर है और सब अपना पार्टी अपना हिसाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, खूब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इशू पे, जो मेरा भी इशू है और जनता का इशू है। पाकुड़ विधानसभा का सबसे बड़ा जो इशू है वो है सिरसाबादी सर्टिफिकेट। 2012 में बंद हुई थी, अभी तक चालू नहीं हुआ है। माननीय आलमगीर आलम साहब भी बहुत बार बोले कि बहुत ही जल्द सिरसाबादी सर्टिफिकेट चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। माननीय सीएम साहब कम से कम 4-5 बार बोले हैं कैंपेन में, तो अभी तक सिरसाबादी सर्टिफिकेट नहीं चालू हुआ है। देखो, मेरा बात रखने का यही कारण है कि देखो, क्योंकि हर एक हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहां पे सब लोग किसान पे आश्रित है। देखो, हम लोग को रिजर्वेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है कि हम लोग बड़ा जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे ना, तो वहां पे हम लोग वहां पे जनरल से फेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कोई बच्चा वहां पे मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा है, आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा है। तो वो लोग के लिए जनरल के साथ फाइटिंग करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। और सबसे ज्यादा उसका शिकार मैं हूं, और इसीलिए सिरसाबादी सर्टिफिकेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो सिरसाबादी सर्टिफिकेट जो लोग सिरसाबादी के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, ब्लॉक से लेकर डीसी ऑफिस से लेकर मिनिस्टर से लेकर सीएम तक जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है इन लोगों का। ये सबसे बड़ा पाकुड़ विधानसभा में इस बार इशू रहेगा। और यूथ लोग खुद बोल रहा है सिरसाबादी सर्टिफिकेट नहीं तो वोट नहीं, और उसका मैं समर्थन करता हूं। ऐसा लीडर को नहीं चुनना है जो
यूथ के लिए नहीं सोचता है, फ्यूचर के लिए नहीं सोचता है, ऐसे लीडर को मैं क्यों चुनूंगा भाई? ऐसा लीडर को नहीं चुनना है। ऐसा लीडर को चुनना है जो आपके लिए काम करे, ऐसा लीडर को चुनना है। पाकुड़ विधानसभा के यूथ को मेरे तरफ से एक मैसेज है कि आप लोग सोच संभाल के वोट डालिएगा, क्योंकि आप लोग किसी को 5 साल देने जा रहे हैं, तो आप लोग सोच संभाल के वोट करना। अब आते हैं दूसरा इशू पे। सेकंड जो मुद्दा है वो है जेटेट पास टीचर प्लस आकलन पास टीचर प्लस पारा टीचर का इशू। वो इसलिए इशू रख रहा हूं पाकुड़ विधानसभा के जनता के बीच में, क्योंकि ये आलमगीर आलम साहब भी कैबिनेट में मंत्री थे। सरकार बोले थे इलेक्शन के टाइम पे, जब चुनाव चल रहा था, चुनाव में बोला था जेटेट पास टीचर प्लस पारा टीचर को परमानेंट करेंगे 3 महीने के अंदर में ही। अभी तक ये लोग को परमानेंट नहीं किया है, ये सबसे बड़ा इशू है। और दूसरा जो पारा टीचर लोग का डिमांड है 7वें ग्रेड पे वेतन मांग की वो लोग किया है, वो जो सरकार अभी तक पूरा नहीं किया है। ईपीएफ पेंशन की मांग किया था, जो अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया है। हर साल 4% इंक्रीमेंट मिलता था, जो अभी 1 साल से लटका हुआ है। अब मेरे हिसाब से कम जेटेट पास प्लस आकलन टीचर पास प्लस पारा टीचर लोगों को ना सैलरी कम से कम 30 से 35 हजार होना चाहिए। और इसमें इसलिए बात को आप लोगों के बीच में हम रख रहे हैं कि यहाँ का मिनिस्टर भी आलमगीर आलम साहब भी उस कैबिनेट में मिनिस्टर थे, इसलिए हम बात रख रहे हैं। और हमको भारत का संविधान मुझे अपना बात रखने का अधिकार दे रहा है, इसलिए मैं अपना बात रख रहा हूँ आप लोगों के बीच में। ये लोगों को स्थायी भी नहीं किया है लोग टीचर सबको, और टीचर लोग को इतना ओवरलोड काम देता है। ब्लॉक से कोई काम हो, जनगणना का काम हो, प्लस वोटर कार्ड बनाने का बात हो, वोटर कार्ड लिस्ट में नाम चढ़ाने की बात हो, सब टीचर लोग काम करवाते हैं। सिर्फ टीचर का काम है स्कूल में जाकर पढ़ाना, टीचर लोगों का काम दूसरा काम नहीं है। अगर बेहतर टीचर आप चाह रहे हैं ना, झारखंड सरकार चाहता तो बेहतर ये लोग को बेहतर फैसिलिटी दे सकता था टीचर लोगों को, क्योंकि झारखंड में सरकार बना था ना 2019 में, तो ये टीचर लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। टीचर लोग के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है सरकार ने। जो मान सम्मान मिलना चाहिए पारा टीचर लोगों को, जेटेट पास प्लस आकलन टीचर को, वो लोग को नहीं मिला है। ये सबसे बड़ा ये सेकंड इशू है। तीसरा जो पॉइंट है वो है किसान का। पाकुड़ विधानसभा में 90% लोग किसान है जो खेती बाड़ी करते हैं, तो आज तक सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जैसे ये लोगों के लिए बीज आता है ना, ये बीज ब्लॉक तक ही रह जाता है, ब्लॉक से क्यों किसान तक नहीं आता है, सवाल यहाँ से उठता है। और ये सवाल बनता है क्योंकि ये एमएलए साहब क्या कर रहे थे, ठीक है, ये लोग को बीज मिलजुल के ऑफिसर नेता मिलजुल के बांट के खा लेते हैं, लेकिन किसान तक क्यों नहीं बीज पहुंचता है। दूसरा जो पॉइंट है, ये लोग खाद में, ये लोग इतना खाद महंगा खाद है, क्या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे सकता था क्या? क्यों सब्सिडी नहीं दिया? ये लोग कितना महंगा खाद खरीद के अपना खेती बाड़ी करते हैं, ये लोग को जरा सा कमाई भी नहीं होता है, ये लोग को बस किसी तरह से घर चलता है। ये लोग को भी कोई फायदा सरकार की तरफ से ना, चाहे यहाँ का लोकल एमएलए कोई सपोर्ट नहीं किया है। तीसरी बात है, आप देखिए धान का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है, आलू का उत्पादन होता है, आपने मिनिमम एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप लोग स्टेट गवर्नमेंट फिक्स नहीं किया है। इसलिए बात कर रहा हूं कि क्योंकि आलमगीर आलम साहब भी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, इसलिए बात रख रहे हैं पाकुड़ जनता के बीच में। तो एमएसपी की बात ये लोगों ने नहीं किया। आलू का रेट जब उत्पादन होता है, जब प्रोडक्शन होता है तो बहुत कम रहता है, आप उसमें कुछ उन लोगों का एक रेट एक फिक्स कर देते, धान का आप रेट फिक्स कर देते, गेहूं का रेट आप फिक्स कर देते, आप एक मंडी बना देते इलाका में, आप क्यों नहीं किए? सवाल बनता है ना किसान लोगों का। चलो आज भारत का जीडीपी में किसान लोगों का कंट्रीब्यूशन 24% है, टाइम पे 64-65% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था किसान लोगों का, आज कम हो गया है। किसान लोगों का एक और सबसे बड़ा सरदर्द वाला मुद्दा है
सूखा पड़ जाना और बाढ़ आ जाना। उसमें साहिबगंज, पाकुड़ और साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट को आप सूखा और बाढ़ घोषित क्यों नहीं करते हैं? झारखंड का 24 जिला है, 24 जिला में से पाकुड़ और साहिबगंज जिला को आप सूखा घोषित नहीं करते हैं, बाढ़ घोषित नहीं करते हैं। ये क्या बात है? क्या ये यहाँ पे बाढ़ नहीं आता है, सूखा नहीं पड़ता है क्या? तो ये सब आप लोग के साथ साजिश है। उसके बाद एक और पॉइंट पे हम बात करते हैं। साइड बांध का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो नदी है ना, गुमानी नदी है, उसमें बढ़िया बांध नहीं है, बांध बढ़िया से साइड बांध नहीं बना के रखा है, और इसी के चलते पानी निकल जाता है और खेत में चला जाता है। उसके चलते किसान लोगों का धान बर्बाद हो जाता है, बैगन का खेती लगा हुआ रहता है तो बर्बाद हो जाता है, साग का खेती बर्बाद हो जाता है, भिंडी का खेती बर्बाद होता है, मिर्ची का खेती बर्बाद होता है, और ये लोग किसान लोगों को मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिलता है। तो इसमें भी प्रेसिडेंट का एमएलए इसमें कोई ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इशू है जो ध्यान देना चाहिए था। किसान लोग एमएलए इसलिए चुनता है उसके हित के लिए कोई बेहतर काम हो, कोई फायदा, कुछ भी फायदा नहीं मिलता है। एक और हम बात करते हैं, 2019 का चुनाव जब हुआ था, एनआरसी के नाम पे चुनाव हुआ था, 1,28,000 वोट मिला था आलमगीर आलम साहब को एनआरसी के नाम पे। आप सुन लीजिए, पाकुड़ विधानसभा की जनता कान खोल के, नागरिक अधिनियम 1955 में आया। ठीक है, उसके बाद 2003-4 में संशोधन हुआ, 2013 में एनआरसी लगा। कहाँ पे? आसाम पे लगा। उस टाइम आसाम में और केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और दूसरी बात, इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूं एनआरसी के बारे में, क्योंकि 2019 का चुनाव बोला गया था कि अगर यहां से आप लोग नहीं जिताइएगा तो यहाँ पे एनआरसी लग जाएगा। लोगों को डरा के धमका के वहां पे वोट लिया था। आप सुन लीजिए कान खुल कर सब लोग, जो पाकुड़ विधानसभा से आप लोग वोट डाले थे। लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, उच्च सदन और निम्न सदन। जब कोई बिल पास होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा में ना, और पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास चला जाता है ना, और प्रेसिडेंट पढ़ के जब मोहर लगा देता है उसमें ना, तो क्या होता है? अधिनियम बन जाता है, बिल से अधिनियम बन जाता है। और जब अधिनियम बन जाता है ना, तो कोई भी स्टेट सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकार उस बिल को रोक नहीं सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट के अलावा। पार्लियामेंट के पास इतना शक्ति है ना, किसी स्टेट को बड़ा कर सकता, किसी स्टेट को छोटा कर सकता, यूनियन टेरिटरी को बड़ा, केंद्र शासित प्रदेश को छोटा कर सकता, बड़ा कर सकता है, अलग कर सकता, किसी और स्टेट को दे सकता है। ये सब पावर, शक्ति पार्लियामेंट के पास है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत होता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को बोल देता है कि आप लोग वोट दीजिए ना तो आप लोगों का एनआरसी लग जाएगा। लेकिन मैं बता दिया कि कोई स्टेट सरकार एनआरसी रोक नहीं सकता। अगर पार्लियामेंट चाहे तो रोक सकता है, उसके अलावा कोई भी स्टेट सरकार एनआरसी रोक नहीं सकता है। हो सकता है कि इस बार भी इशू बना दे एनआरसी का, लेकिन आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि एनआरसी आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद एनआरसी लागू होगा। बिल ऑलरेडी पास हो चुके हैं, पर लागू होगा। 24 साल होने जा रहे हैं बिहार से झारखंड अलग होते हुए, लेकिन झारखंड में सिर्फ एक बार उर्दू टीचर का बहाली हुआ है। आज तक क्यों उर्दू टीचर का बहाली नहीं हुआ है? सिर्फ एक बार हुआ है। 7,232 सीट खाली है झारखंड में, अभी तक क्यों उर्दू टीचर का बहाली नहीं हुआ है? इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि पाकुड़ विधानसभा का एमएलए आलमगीर आलम साहब कैबिनेट में मिनिस्टर थे। 4 साल बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय बना रहा है झारखंड सरकार। यही झारखंड सरकार का रियलिटी है। एक और इश्यू है, 2019 में बोला था कि ग्रेजुएट पास बेरोजगार को 5,000 प्लस पोस्ट ग्रेजुएट पास को 7,000 भत्ता दिया जाएगा सरकार की तरफ से।
किसी को नहीं दिया गया, क्योंकि मैं भी ग्रेजुएट हूं। पारा टीचर को परमानेंट करेंगे, वो नहीं किया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पाकुड़ विधानसभा का एमएलए कैबिनेट का मिनिस्टर थे। ये सब इशू है, पाकुड़ में है, उसके अलावा कहीं पे लाइब्रेरी नहीं है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लाइब्रेरी पाकुड़ में, लाइब्रेरी कोटलपुगर, गुमानी, बरहरा और रामनगर साइड में लाइब्रेरी बनना चाहिए था, जिसमें युवा लोग के लिए, जो युवा लोग के लिए एक रास्ता खुल जाता। जहाँ पे घर में अच्छा स्टडी के लिए रूम नहीं है, वो लोग जहाँ पे आराम कर सकते, लाइब्रेरी में A to Z मिलता, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके 8 से 10 घंटा जाके बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते, तो अच्छा जॉब वो लोग को मिलता। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ है। रोड का रियलिटी सुनो, भारत में ना सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ से? 70 to 75% टैक्स कोऑपरेटिव सेक्टर से आता है। इसलिए गवर्नमेंट का काम है हर गांव को रोड से जोड़ना है। क्योंकि इसीलिए जोड़ना है कि हर गांव में छोटा छोटा शॉप दुकान खुलेंगे और वहां पे क्या करेगा, टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को। और देश टैक्स से चलता है। कोई नेता पॉलिटिशियन पैसा नहीं देता है, टैक्स से देश चलता है। गर्ल्स कॉलेज नहीं है, बीएड ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है। पाकुड़ में एक है, हम लोग को गुमानी में खुलना चाहिए था कि सबसे ज्यादा पाकुड़ विधानसभा का सबसे ज्यादा वोटर गुमानी में एरिया में है। लेकिन इस सब के लिए बेहतर काम नहीं हुआ। जल नल योजना सबको पता है, जल नल योजना क्या क्या रियलिटी है। तो यही सब मुद्दा है। और अब इसमें से कौन बाजी मारता है, 3 कैंडिडेट है और तीन कैंडिडेट्स में कौन बाजी मारता है वो जनता डिसाइड करेगा। और जनता के पास ताला चाबी है और लोकतांत्रिक देश में जनता मालिक होता है।